आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे लॉरेंस कोहेलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट यानी कि कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। सो देखिए यहाँ पे मॉरल डेवलपमेंट को जानना ज़रूरी है। मॉरल क्या है? मॉरल का मतलब होता है कोई चीज़ राइट है, ठीक है, या रॉन्ग है। राइट या रॉन्ग, कोई चीज़ राइट है रॉन्ग है, वो क्यों है? मान लीजिए कि आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं और आपने जो डिसीजन लिया है ना, वो राइट हुआ या रॉन्ग हुआ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि देखिए राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक डिसीजन आपको एक अच्छी कंडीशन में पहुंचा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने एग्ज़ाम की तैयारी कर ली है यूजीसी नेट की, और आपको एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि आपको एग्ज़ाम देने से ज़्यादा वहाँ जाना ज़रूरी था, या आपके घर पे कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो आपको वहाँ पे जाना ज़रूरी था। तो आपने क्या किया? तो आपने एग्ज़ाम को छोड़ दिया, आप वहाँ पे चले गए। तो आपका जो डिसीज़न है वो सही था गलत था, वो आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर आप किसी दोस्त की शादी की वजह से आप नहीं गए तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको कोई वाकई ही कोई प्रॉब्लम थी, अगर आप वहाँ पे चले गए तो वो राइट हो जाएगा। तो ये चीज़ के अंदर आती है कि एक चिल्ड्रन के अंदर मॉरल डेवलपमेंट कैसे होता है। जैसे देखिए जीन पियाजे ने बोला था कि एक जो चिल्ड्रन है वो मॉरल जजमेंट करता है, लेकिन यहाँ पे कोहेलबर्ग ने बताया कि मॉरल डेवलपमेंट कैसे होगा। जजमेंट तो करेगा लेकिन मॉरल डेवलपमेंट का होना भी तो ज़रूरी है ना, वो चीज़। तो देखिए लॉरेंस कोहेलबर्ग वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अब देखिए जो लॉरेंस कोहेलबर्ग हैं वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि अपने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी के लिए अच्छे से जाने जाते हैं। देखिए साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो दिमाग से संबंधित है। जैसे जीन पियाजे देखिए स्विट्ज़रलैंड के स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, वैसे ही लॉरेंस कोहेलबर्ग अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट है। जैसे देखिए हमें दिमाग से संबंधित कोई रोग हो, है ना, हमें कोई दिमाग से संबंधित कोई परेशानी हो तो हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो भी दिमाग से संबंधित है, यानी कि दिमाग का डॉक्टर। तो ऐसे ही जो हमें साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं उसे बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। इनको दिमाग के बारे में अच्छे से जानकारी होती है, तभी इन्होंने थ्योरी दी है कि जो मॉरल डेवलपमेंट है हमारे दिमाग में वो होता कैसे है। ही सर्व एज ए प्रोफेसर इन द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एंड द ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन एट हार्वर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है, ये उसके जो प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के। लॉरेंस कोहेलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, a comprehensive stage of theory of moral development based on Jean Piaget theory of moral judgment of judgment for children 1932 and developed by Lawrence Kohlberg in 1958। अब देखिए जो लॉरेंस कोहेलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो बेस्ड है जो जीन पियाजे की थ्योरी थी, मॉरल जजमेंट फॉर चिल्ड्रन, जो 1932 में 1932 में आई थी, और लॉरेंस कोहेलबर्ग ने अपनी थ्योरी को 1958 में दिया। जीन पियाजे ने देखिए यहाँ पे लिखा कि जब जो चिल्ड्रन है वो मॉरल जजमेंट देता है, उसके बारे में बताया था। लेकिन लॉरेंस कोहेलबर्ग ने यहाँ पे मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस भी बताई हैं। वहाँ पे जीन पियाजे ने बात की थी मॉरल जजमेंट की। बच्चा एक सिचुएशन को जज करेगा, चुनेगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन लॉरेंस कोहेलबर्ग ने उसे और एलैबोरेट किया और डिफाइन किया कि सिचुएशन तो चुन लेगा राइट या रॉन्ग है, लेकिन मॉरल डेवलपमेंट पैदा कैसे होगा उसके अंदर, इसके बारे में उन्होंने बात की है। सो कोग्निटिव इन नेचर कोहेलबर्ग थ्योरी फोकस ऑन द थिंकिंग प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन वन डिसाइड वेदर ए बिहेवियर इज राइट और रॉन्ग। यहाँ पे देखिए कोहेलबर्ग क्या कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि जो प्रकृति जो हमारी नेचर है, जो उसमें जैसे कोग्निटिव इन नेचर है ना, जो जैसे हमारी नेचर है, जैसे हमारा दिमाग है, तो यहाँ पे इन्होंने इस बात के ऊपर मेन फोकस किया कि ये चीज़ तब होती है जब कोई तय कर लेता है कि कोई चीज़ क्या सही है क्या गलत है ना। तो क्या सही है क्या गलत है ये चीज़ तब काम आती है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, जब कोई डिसाइड करता है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम तो दिया नहीं, आपने जबकि अच्छी तैयारी की थी, आप क्वालिफाई भी कर सकते थे, लेकिन आपने दिया नहीं, आपने गलत किया,
तो आप उसे क्या कहेंगे कि मेरे घर पे कोई बीमार हो गया था जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, मेरे लिए वहाँ ज़रूरी था जबकि एग्ज़ाम मैं फिर भी कभी दे सकता हूँ। आपने ये दिया तो हाँ, जो पहले उसने गलत सोचा था उसने कहा कि हाँ, बात आपकी सही है, ये चीज़। तो क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, जब कोई डिसाइड कर लेता है फिर आपको अपना उसमें डिसीज़न देना पड़ता है, आपको अपना पक्ष रखना पड़ता है, तो इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। Thus the theoretical emphasis is on how one decides to respond to a moral dilemma, not what one decide or what one actually does. तो देखिए यहाँ पे जो थ्योरी है वो किस बात की है, यहाँ पे जो थ्योरी बताई गई है कि जैसे मान लीजिए कि कहते हैं ना कि द थ्योरेटिकल एम्फेसिस इन हाउ वन डिसाइड, कि कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि कौन सी दुविधा के लिए किसने क्या सही किया, क्या गलत किया। ये तो उसको पता है ना कि जिसने जो फैसला लिया वो सही था कि गलत था। अगर आपको कोई कह दे कि यार आपने बहुत गलत की है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप जिस सिचुएशन में फंसे थे वो सही है गलत है वो क्या है। देखिए डायलेमा की बात चली है, डायलेमा का मतलब होता है दुविधा, हिंदी में इसे कहते हैं दुविधा या असमंजस। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं करता, जिसको देखिए जो चीज़ जो कंडीशन में फंसा है वो ही डिसाइड करता है। यहाँ पे देखिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने देखिए अमेरिका में 72 जो बॉयज़ थे उनको देखिए एक डायलेमा दिया। ठीक है, उनको डायलेमा दिया, इनको एक दुविधा दी तो उसको जिसको सॉल्व करना था। अब उसमें क्या राइट है क्या रॉन्ग है उनको इसमें डिसीजन लेना था, उसके बाद ये थ्योरी यहाँ पे डेवलप हुई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई गई हैं। यहाँ पे मॉरल डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, यानी कि डिफरेंस बिटवीन राइट और रॉन्ग। देखिए राइट क्या है रॉन्ग क्या है, इसमें डिफरेंस है। इसमें यहाँ पे देखिए 3 लेवल है और 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल एंड 6 स्टेजेस है डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे देखिए इमेज को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए स्टेज 1 में देखिए यहाँ पे 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 स्टेज 2, जिसको नाम दिया है प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, प्री कन्वेंशनल यहाँ पे स्टेज नाम दिया गया है, यानी कि रूढ़ी पूर्व अवस्था में चिंतन, प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसमें देखिए 2 स्टेज हैं, पहली है अवॉइडिंग पनिशमेंट, दूसरी है एमिंग एट द रिवॉर्ड, तीसरी है कन्वेंशनल लेवल, जिसमें देखिए स्टेज 3 है गुड बॉय और गुड गर्ल एटीट्यूड और लॉयल्टी टू लॉ एंड ऑर्डर। तो लास्ट है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी कि स्टेज 5 है इसमें जस्टिस एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ, स्टेज 6 है यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। तो देखिए इसमें ये 6 स्टेजेस हैं और 3 इसके लेवल हैं। तो देखिए यहाँ पे लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल स्टेजेस, है ना, प्री कन्वेंशनल लेवल यहाँ पे आप इसे कह सकते हैं। तो इसे हिंदी में कहते हैं रूढ़ी पूर्व अवस्था में चिंतन। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखिए ये सबसे फर्स्ट जो लेवल है, सबसे फर्स्ट लेवल है। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मिलने वाली जो पनिशमेंट है या प्राइस है उसके ऊपर इसके बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे स्टेज 1 है, यहाँ पे देखिए लिखा है स्टेज 1 पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेशन, यानी कि देखिए यहाँ पे जो पनिशमेंट है उसके बारे में बताया गया है। इसे हिंदी में कहते हैं बाहरी सत्ता पर आधारित। सो देखिए फोकस ऑन चाइल्ड डिजायर टू ओबे रूल्स एंड अवॉइड पनिश बीइंग पनिश। देखिए यहाँ पे अगर जो चाइल्ड है ना, तो ये बच्चे के मानने के ऊपर है कि क्या उसे रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्या उसे बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। अगर वो रूल्स को फॉलो करेगा बच्चा तो उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, अगर नहीं करेगा तो उसे पनिशमेंट यहाँ पे दी जाएगी। अगर मान लीजिए टीचर ने कह दिया कि घर से होमवर्क करके लेके आओ, तो अगर वो करके लेके आया तो उसे कोई सज़ा नहीं है। जो बच्चे घर से होमवर्क करके नहीं लेके आते तो उन्हें यहाँ पे सज़ा दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है, कि ताकि वो रूल्स को फॉलो करे। रूल्स को फॉलो करवाने के लिए देखिए यहाँ पे जो उनको पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, सो स्टेज 2 है, यहाँ पे देखिए स्टेज 2 इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी ओरिएंटेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी ओरिएंटेशन। सो देखिए बीइंग बिहेवियर इज डिटरमाइंड अगेन द बाय कॉन्सिक्वेंसेस, द इंडिविजुअल फोकस ऑन रिसीविंग रिवॉर्ड्स और सेटिस्फाइंग पर्सनल नीड्स। देखिए यहाँ पे जो बिहेवियर है वो डिटरमाइन करता है, अगेन किसके ऊपर करता है, ये
कॉन्सिक्वेंसेस के। यहाँ पे देखिए उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट ने टेस्ट जो किया है, जैसे कोई चिल्ड्रन है उसने अच्छा से टेस्ट किया है या होमवर्क अच्छे से करके लेके आया है, राइटिंग अच्छी है, तो उसे यहाँ पे टीचर क्या है स्टार्स देते हैं, उसे कोई प्राइज़ देते हैं। जैसे होता है ना एनुअल फंक्शन होता है, जैसे जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो उसे वो क्या करते हैं प्राइज़ देते हैं। तो ऐसे बाकी जो बच्चे हैं वो भी जो मोटिवेट होते हैं कि हाँ अगर ये फर्स्ट आ सकते हैं पढ़ाई में तो हम भी करेंगे, तो बाकी बच्चे भी मेहनत करने लग जाते हैं। ठीक है, इसे सेकंड स्टेज बोला जाता है। यहाँ पे जो बच्चे हैं, यहाँ पे जो चिल्ड्रन हैं वो सोचते हैं कि जो उनका राइट है ना, जो उनका राइट है, जो उनके लिए ज़रूरी है, तो अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई काम किया है, काम करने में कुछ गलत नहीं है, पर हमें भी बाकियों के साथ मौका देना चाहिए, होता है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने देखिए टॉप कर लिया क्लास में, तो बाकी बच्चे सोचते हैं कि इसने टॉप किया तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सभी बच्चों को मौका दिया जाता है। देखिए टीचर तो क्लास में सेम होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। अब कुछ बच्चे ज़्यादा होशियार होते हैं, कुछ बच्चे कम होशियार होते हैं, तो इसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको यहाँ पे प्राइज़ दिया जाता है। अगर किसी को प्राइज़ मिलता है तो बच्चे वहाँ पे क्या है, दूसरे बच्चे भी वहाँ पे मोटिवेट होते हैं कि कल को वो भी प्राइज़ ले। तो देखिए यहाँ पे पनिशमेंट भी है, यहाँ पे एक्टिविटी भी है ना। यहाँ पे पनिशमेंट, अगर बच्चे काम नहीं करेंगे पनिशमेंट भी मिलेगी, अगर बच्चे काम करके अच्छे से आएंगे तो उनको यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी यहाँ पे दिए जाएंगे। सो लेवल 2 है कन्वेंशनल मॉरलिटी। ठीक है, तो जैसे आप हिंदी में कह सकते हैं रूढ़िगत या पारंपरिक नैतिकता। सो देखिए यहाँ पे स्टेज 3 है गुड बॉय या नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय सोशल अप्रूवल। द इंडिविजुअल वांट्स टू मेंटेन और विन द अफेक्शन एंड अप्रूवल्स ऑफ अदर बाय बीइंग ए गुड पर्सन। देखिए यहाँ पे गुड बॉय या नाइस गर्ल का एटीट्यूड होता है। बच्चा ये सोचता है कि मैं ऐसे काम करूं जब सारे जो अदर पर्सन है वो मेरी प्रशंसा करे, वो मुझे यानी कि गुड बॉय कहे, है ना। होता है ना बच्चे ऐसे से काम करते हैं कि वो उसे गुड बॉय कहे या नाइस गर्ल कहे, है ना। जैसे पेरेंट्स है, टीचर है, बच्चों को अच्छे से सिखाते हैं कि आपको टाइम पे होमवर्क करना है। कोई बड़ा बुजुर्ग दिखे उसको जैसे नमस्ते बोलनी है, ऐसे करना है ना। तो उससे क्या है कि सोशल में अप्रूवल मिल जाती है कि उसको होता है कि हाँ ये बच्चे काफ़ी अच्छे, गुड बॉय है, ये नाइस गर्ल है, ऐसे करके। तो बच्चे वो काम करते हैं जिससे सभी उनको गुड बॉय या नाइस गर्ल कहें। ठीक है, सो यहाँ पे देखें स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। देखिए इन दिस स्टेज चिल्ड्रन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट द लॉ से। देखिए यहाँ पे बच्चे वो डिसीजन लेते हैं जो लॉ कहता है, जो नियम या कानून कहता है। तो बच्चे यहाँ पे वो डिसीजन यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारा सोशल एरिया है, उसको बनाए रखने के लिए क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, तो कैसे नियमों का पालन करना है, कैसे लॉ फॉलो करने हैं, रूल्स फॉलो करने हैं, है ना। तो जैसे हमें देखिए हम कहीं पे जा रहे हैं, हमें चीज़ को गंदा नहीं करना है, अगर कोई कागज़ है उसे डस्टबिन में फेंकना है ना, ये सोचते हैं ना। अगर वैसा नहीं करेंगे तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग गलत है, तो उसे वो डिसीजन लेने पड़ते हैं कि वो चीज़ वो करे जो लॉ कहता है, कानून या नियम कहते हैं, है ना। तो ये बच्चे वो चीज़ उसे करते हैं कि हाँ हमारा नियम ये कहता है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। हमें स्कूल पे 8 बजे जाना है तो 8 बजे ही जाना है। अगर वहाँ पे देखिए स्कूल का टाइमिंग 8 बजे हो, बच्चे 10 बजे आए अपनी मर्ज़ी से, वो तो चलेगा नहीं। उन्हें स्कूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कि 8 बजे का टाइम है, 8 बजे ही आइए। सो लेवल 3 यहाँ पे देखिए पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। देखिए पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी जिसे परंपरागत नैतिकता भी कहते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे कोहेलबर्ग जो है ये थर्ड स्टेज है इसकी। ठीक है, थर्ड लेवल है इसका ये वाला। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे देखिए स्टेज 5 इसमें आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि इंडिविजुअल राइट्स डिटरमाइन बिहेवियर, द इंडिविजुअल व्यूज एंड रूल्स एज फ्लेक्सिबल टूल्स फॉर इम्प्रूविंग ह्यूमन पर्पस। देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात की गई है।
अगर किसी को इंडिविजुअल राइट मिलेंगे तो उसका वो बिहेवियर डिटरमाइन करेगा कि जो इंडिविजुअल के व्यू हैं रूल्स फॉलो करने के लिए, जिससे ह्यूमन में पर्पस के अकॉर्डिंग जो इम्प्रूवमेंट आती है। यानी कि देखिए, अगर कोई ह्यूमन है, वो कोहेलबर्ग का यहाँ पे कहना है कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, अगर वो रूल्स फॉलो करता है, फ्लेक्सिबल तौर पे करता है, तो उसे कुछ राइट्स होते हैं, कुछ उसे जो उसे अधिकार होते हैं, ठीक है? जैसे देखिए, हमारे समाज में कैसे रहना है, हमारा सोशल ओरिएंटेशन कैसा है, तो किसी की क्या ज़रूरत है, तो हमारे खुद के क्या जैसे होते हैं ना, ड्यूटीज़ हमारी क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे राइट्स क्या है ना? तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, है ना? इससे क्या है कि देखिए, रूल्स अच्छे से फॉलो करना है, लेकिन रूल्स को फॉलो करना है तो उन्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। जैसे देखिए, हमारे इंडिविजुअल राइट क्या है कि हम कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं, है ना? कहीं पे भी आ जा सकते हैं, तो इसका इंडिविजुअल राइट है। तो वहाँ पे घूम सकते हैं, तो आप कैसे घूम सकते हैं, आप रफली नहीं कर सकते, ये किसी से गलत नहीं बोल सकते, तो ये आपकी ड्यूटी है, तो ये इससे जुड़ी है। आप देखिए, रूल्स तभी फॉलो करेंगे, है ना, जब आपको राइट्स भी जहाँ पे दिए जाएंगे। दैट इज़ गिवन द राइट सिचुएशन, देयर आर एक्सेप्शन टू रूल्स। देखिए, जैसे कौन सी सही सिचुएशन है ना? यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं होते। यानी कि देखिए, आपको एक राइट सिचुएशन का मिलना जहाँ पे कोई भी रूल नहीं है ना? राइट सिचुएशन यानी कि देखिए, जो आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे ये सोचा जाता है एक पर्सन के द्वारा कि जो हमारे समाज में, जो हमारी सोसाइटी में जो रूल्स हैं, तो उसको वो सोचने लगता है कि वो रूल्स कैसे हैं, हम किस हद तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस हद तक उसको रोक सकते हैं, है ना? अपनी लिमिट के अंदर कैसे रहना है, लिमिट से बाहर नहीं जाना, वो इसके अंदर आता है। सो स्टेज 6 है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ठीक है? So, according to Kohlberg, this is the highest stage of functioning. In this stage, individual base their decision and morality और universal good and individuals rights. अब देखिए, इस स्टेज में क्या है कि जो इंडिविजुअल है, वो अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग क्या है कि अपने डिसीजन लेते हैं। अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग देखिए, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या हमारे राइट्स हैं, उसको वो जानते हैं। कोहेलबर्ग क्लेम दैट सम इंडिविजुअल विद नेवर रीच दिस लेवल। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं जो इस लेवल तक पहुंच नहीं पाते। हम कहते हैं ना कि ये चीज़ सही है, हमें ये राइट्स मिले हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये सही है। देखिए, बहुत सारे जो इंडिविजुअल हैं, वो इस तक पहुंच ही नहीं पाते, है ना? हम कहते हैं ना, ये रूल फॉलो करते हैं। अब देखिए, बहुत सारे बंदे हैं, वो रूल फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ है वो रूल फॉलो करते नहीं है, वो अपनी मनमर्जी करते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि कोई व्यक्ति यहाँ तक कुछ व्यक्ति तो पहुँच नहीं पाते, है ना? वो चीज़। तो वो फँसे रहते हैं यहाँ पे, हमें किस सिचुएशन को राइट कहना है, किसको रॉन्ग कहना है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो रॉन्ग को राइट कहते हैं, राइट को रॉन्ग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल्स, राइट क्या है, तो सब उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन कुछ उसको मानते नहीं हैं, रूल्स को मानते नहीं हैं, वो उनको जो अच्छा लगता है वो इसमें करते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें इसमें आती हैं। सो यहाँ पे देखिए, इसकी जो 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं, वो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। तो लास्ट में हम देखिए मेजरमेंट करते हैं मॉरल रूल्स का। देखिए, सिंस द development of Kohlberg theory, a number of measurement tools that purport to measure moral reasoning have been constructed, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे जब कोहेलबर्ग का जो सिद्धांत है, उसके विकास के बाद से क्या है कि कई नई तरह के टूल्स, ठीक है? कई जो टूल्स हैं, जो कई उपकरण हैं, जो टूल्स हैं, उसको मेजरमेंट करने के लिए कि क्या सही है, क्या गलत है, मॉरल रीजनिंग क्या होती है, वो सब कुछ यहाँ पे आए हैं। यानी कि देखिए, जब भी कोहेलबर्ग ने अपना सिद्धांत दिया है, उसके बाद से देखिए, जो मॉरल डेवलपमेंट है ना? तो मॉरल डेवलपमेंट किस हद तक होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, उसको मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे देखिए टूल्स यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे टूल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, कब बने हैं? कोहेलबर्ग के सिद्धांत के बाद ये यहाँ पे टूल जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, सो देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, वो इसमें रखा गया है। Kohlberg moral judgment interview 1969 is a rather lengthy structure.
इंटरव्यू रिक्वायरिंग ट्रेंड इंटरव्यू एंड स्कोरर्स। अब देखिए यहाँ पे जो कोहेलबर्ग ने अपना 1969 में इंटरव्यू दिया था यहाँ पे मॉरल जजमेंट के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, ठीक है। तो लेकिन उसके अलावा देखिए 1974 में जेम्स रस्ट ने एक अनदर इंस्ट्रूमेंट दिया था इसके रिगार्डिंग, जो कि थोड़ा सा शॉर्ट में था, ठीक है, जो भी इसी को जो डिफाइन करता है। These measures ranging from projective test to structured objective assessment all consist of a set of hypothetical stories involving moral dilemma। अब देखिए ये जो इन्होंने उपाय बताए हैं, जो इन्होंने चीज़ें इसमें सारी बताई हैं, है ना, इसमें जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट बताई हैं, जो टेस्ट स्ट्रक्चर, सब कुछ जो इन्होंने बताया है, जो ये सारी ही चीज़ें जो है ना, इसमें सारी चीज़ें हैं, इसमें क्या है, इसमें मॉरल डायलेमा है, ठीक है, इनकी नैतिक दुविधाएं हैं, नैतिक दुविधाएं हैं, मॉरल डायलेमा है, जो कि आप इसे कह सकते हैं कि ये हाइपोथेटिकल है, यानी कि एक कहानियां है ये, आप इसे ये कह सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इन्होंने सारी बातें बताई हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं वैसी हैं, वो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में वो इतना यहाँ पे डेवलप नहीं कर पाती, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके अकॉर्डिंग जो चीज़ सही है, आपके अकॉर्डिंग जो गलत है, वो दूसरे के अकॉर्डिंग सही या गलत हो सकता है। जो आपके अकॉर्डिंग सही है वो दूसरे के अकॉर्डिंग गलत है, जो आपके अकॉर्डिंग गलत है वो दूसरे के अकॉर्डिंग सही रह सकता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें क्या है, मॉरल डिलेमा है, ठीक है, मॉरल डिलेमा है, जिससे देखिए हर एक व्यक्ति निकल नहीं सकता, हर एक व्यक्ति को नहीं पता कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है ना। मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग चीज़ सही है, लेकिन कोई आपको यहाँ पे बता दे, जैसे हम देखिए हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो चीज़ लगती है कि हाँ इसमें कमी है, वैसे हमें बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम उसे सही समझने लग जाते हैं, है ना, वो चीज़ें। तो मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डिलेमा है, ये एक स्टोरीज है, सब कुछ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे देखिए कोहेलबर्ग का सिद्धांत पढ़ा कि इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के बारे में क्या बात कही है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, एग्ज़ाम पर्पज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसकी स्टेजेस, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से करिए। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।